ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एक फार्मा कंपनी है और हो सकता है कि आपने इस कंपनी का नाम सुना हो, फिर चाहे आप मार्केट में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। कि अगर हम बात करें इस कंपनी की एक और सब्सिडरी कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जिस कंपनी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब क्या है कि पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया था। अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की बात करें वो एक फार्मा कंपनी है, इस कंपनी की मेडिसिन मार्केट में आती हैं। और जो दूसरी कंपनी है यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ये एक एपीआई कंपनी है। और एपीआई की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? दवाइयों को बनाने में जो सबसे पहले चूर्ण एपीआई की ज़रूरत पड़ती है वो होता है एपीआई। तो ऐसे में यानी कि सारा चीज़ घर पे ही हो सके, किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहे, इसलिए इस कंपनी ने 2001 में इस कंपनी का फॉर्म किया यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का। और उसके बाद अगर हम बात करें 2019 तक ये कंपनी इसी ग्रुप के अंदर थी, यानी कि लाइफ साइंस की अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल के ही अंदर थी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अंदर थी। तब तक ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती एपीआई और जितने ग्लोबल लेवल पर उसको सप्लाई करे थे। लेकिन बाद में बात क्या करें कि ये दोनों को सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद हमने देखा पिछले साल ही ये कंपनी लाइफ साइंस के नाम से, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के नाम से इसका आईपीओ आया और मार्केट में लिस्ट हो गई है। अभी कंपनी एज ऑफ नाउ की बात करें जो काम करे इंडिपेंडेंट, अगर हम बात करें इसका फोकस बना हुआ है एपीआई के बिजनेस में कम्प्लीटली। तो बड़ी आसान भाषा में आप समझ गए इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या। अब अगर हम बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का बिजनेस कहाँ से आता है या फिर कौन कौन से इसके सेगमेंट है, अगर हम बात करें मेनली इसके 2 सेगमेंट हैं जहाँ से इसके बाद रेवेन्यू आता है या फिर जिन 2 सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एपीआईज ये बनाती है, 90% रेवेन्यू यहीं से आता है। यानी कि जिन एपीआईज के हम बात करें जेनरिक दवाइयाँ, जेनरिक एपीआईज, और बाकी उसके बाद जो रिमेनिंग है 10% के आसपास वो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, यहाँ से आता है। इसको शॉर्ट में सीडीएमओ भी बोलते हैं। तो रिमेनिंग बाकी यहाँ से आता है। तो ये है इस कंपनी के 2 मेन सेगमेंट जहाँ पर ये कंपनी काम करती है और जहाँ से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। अब अगर हम बात करें सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ही ये कंपनी काम नहीं करती है, डोमेस्टिक सेल के अलावा द कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड अदर एशियन कंट्रीज़ में भी। और वहाँ से अगर हम बात करें सभी जगहों से या फिर एक्सपोर्ट से इस कंपनी के पास लगभग अगर हम बात करें 43% रेवेन्यू वहीं से आता है, बाकी रिमेनिंग डोमेस्टिक सेल से आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऊपर क्विकली नज़र डाल दें, इस कंपनी का जब आईपीओ आया था उसका साइज़ था या फिर इस आईपीओ के थ्रू कंपनी का प्लान था रेज करने का 1513 यानी 1500 करोड़ के आसपास। उसमें से फ्रेश इशू का साइज था 1060 था, और बाकी जो रिमेनिंग था ओएफएस के थ्रू कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उस वक्त उन्होंने अपना माल बेचा। तो ये है इसके आईपीओ की बड़ी ही बेसिक डिटेल। अब अगर हम बात करें आगे, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि इस कंपनी के 2 सेगमेंट हैं, उन दोनों सेगमेंट में कंपनी कैसे काम कर रही है। एक है जेनरिक एपीआई और दूसरा है सीडीएमओ जो हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो 2018 से लेकर 2022 का डेटा आपके सामने, इस सेक्टर में कंपनी कैसा काम कर रही है ये आप देख लीजिए। 11,000 ऑल नंबर इन अगर हम बात करें मिलियन में है तो 11,000 प्लस था और अभी वो 19,000 प्लस FY22। तो ये है आपके सामने कंप्लीट डेटा। किस तरह की ग्रोथ हो रही है वो आप देख सकते हो, ग्रोथ हो रही है या फिर डीग्रोथ। सेकंड की अगर हम बात करें सीडीएमओ, उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पीक बना, उसके बाद थोड़ा सा 21 में हमको डिप, और अभी भी अगर हम देखें ओवरऑल ये चीज़ें आपको इस लेवल से काफ़ी ऊपर ही देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के लॉन्ग रन में कंपनी के दोनों बिजनेस में आपको पॉजिटिव या फिर ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें क्वार्टरली बेसिस पर जो अहम जो पैरामीटर होते हैं उनके फॉर्म में समझने की कोशिश करें, रेवेन्यू Q4 21 से लेकर Q4 22 तक, यानी पिछले 5 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है। और ये आप देख लीजिए चीज़ें आपको बढ़ोतरी की फॉर्म में दिख रही है। ऑल्दो इस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिप नजर आएगा, लेकिन ऐसा डिप नहीं है कि चीज़ें माइनस हो गई या फिर एक क्वार्टर में यहाँ और एक क्वार्टर में यहाँ माइनस, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर हम बात करें इस कंपनी के ईबिटा भी आप देख सकते हैं Q4 वही पिछले साल की Q4 और अभी इसकी बात करें तो उसमें ईबिटा आपको दिखेगा अच्छा खासा, आपको बढ़ते हुए नजर आएगा या फिर बहुत बड़ा डिप आपको नजर नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। देन पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये था 22%, ये भी आप देख लीजिए। देन उसके बाद उसमें आपको डिप ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें उठा पटक अभी भी आपको देखने को मिल रही है क्वार्टरली बेसिस पर भी। हाँ ज़रूर जो डिप है वो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ से। उसके बाद ईपीएस हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ईपीएस की बात करें तो थोड़ा पुअर ज़रूर है एज ऑफ नाउ, या फिर ये भी बात करें क्वार्टरली बेसिस पे आप देखिए, क्वार्टरली की हम बात कर रहे हैं, ये 9.71 था यहाँ पर
एक सेकंड 9.71, देन उसके बाद 9.83 तक गया, लेकिन अब एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8 के आसपास है, थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं तो ठीक ठाक है। बाकी जब आगे समझने की कोशिश करेंगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड ईपीएस, तब हमें बाकी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल हमने यहाँ देखा कि इस कंपनी के जो सेगमेंट में रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए जा रहा है, उसमें ग्रोथ है। वहीं अगर हम क्वार्टरली पर भी देखें तो बहुत बड़ा डिप हमको देखने को नहीं मिला। आफ्टर जो कोविड के टाइम पे एक रन आया, एक बुल रन आया सभी जगह, और सबसे ज़्यादा जो आया फार्मा सेक्टर में, उसके बाद जो थम से गए हैं, उसके बाद भी कंपनी जो रिजल्ट है वो डिसेंट से रिजल्ट आप इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, और उसमें से भी हमारा जो मेन फोकस रहेगा कैश के ऊपर, कैश फ्लो कैसा रहा है कंपनी का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मार्च 31 20 में इस कंपनी के पास डेट कितना था और अभी कितना हुआ, यानी 0 डेट हो चुका है, जो हमारे लिए और आपके लिए या फिर ये कहें शेयर होल्डर के लिए इस कंपनी की पॉजिटिव बात है। एक चीज़ ये है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। हम फोकस करते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये था, ये 4000 प्लस था, ये 5000 प्लस हुआ। एंड अगर हम बात करें उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये 4900 प्लस था, 7000, ये इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है सालों साल बेसिस पर। और उसका फ्री कैश फ्लो ये भी आप देख सकते हैं, 3002 था और अभी अगर हम बात करें 4006 प्लस हो चुका है। तो चीज़ें आपको वाई ऑन बेसिस पे बढ़ते हुए या फिर इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। नाउ अगर हम फोकस करें रिटर्न इस कंपनी को 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए, 6 महीने में -27% के रिटर्न दिए हैं। एक तो मार्केट में वैसे ही ख़राब चल रहा है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके बाद फिर हम इन्फ्लेशन, और उसके बाद बात करें जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो आधी चीज़ें तो फैक्टर इन हो ही रही है मार्केट में। बट उसके बाद भी सभी शेयर ने, अच्छा हो बुरा हो नया हो पुराना हो, सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिए इस पिछले 5-6 साल में। मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसने भी -27 के रिटर्न दिए 6 महीने में। बाकी लंबा टाइम हुआ नहीं है, जब समय होगा उस हिसाब से बाद में इसको देख लेंगे। अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, 82.85 उनके पास है, यानी मेजॉरिटी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। बाकी एफआईएस के पास 8% के आसपास है, जिससे आप ठीक ठाक कह सकते हो जिस हिसाब से इसको जितना टाइम हुआ है। डीआईएस के पास नॉट इवन 1%, 0.5% के आसपास की होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास 8%, या फिर ये कहें एफआईएस एंड पब्लिक के पास लगभग बराबर ही होल्डिंग है। कोई भी जो प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेस नहीं रखा है, जो दूसरी अच्छी बात है, यानी कैश रिच कंपनी है एंड जीरो प्लेसिंग है। बाकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ ही, इसको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ मार्केट में लिस्ट हुए अभी, इसलिए इसका मार्केट कैप की अगर हम बात करें 5000 प्लस 5660 CR के आसपास की आज की इस कंपनी की मार्केट कैप है। बाकी डिविडेंड यील्ड ज़रा देखिए, जितना आज के दिन एफडी नहीं दे रही है, अगर सिर्फ इसमें आप रिमेन इन्वेस्टेड रहते हो और ये स्टॉक न चले, भले 1 साल नहीं चले, 6 महीने नहीं चले, बढ़ गया तो आपका गेन अलग है। अदरवाइज एफडी से ज़्यादा ये एज ऑफ नाउ आपको डिविडेंड दे देगा। 4% जो एज ऑफ नाउ बाकी बैंक्स दे रहे हैं, ये आपको 4.5% के आसपास से इतना तो इंटरेस्ट ही दे देगी। जैसे बैंक एफडी आपको इंटरेस्ट देती है, वैसे ये एफडी के ये डिविडेंड के फॉर्म में आपको दे देगा। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है इस शेयर में, सिर्फ इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो रिटर्न अलग। बात करें ओवरऑल कंसोलिडेटेड ईपीएस की, हम बात करें 34 है, जो एक अच्छा है, या फिर ये कहें काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री फी की बात करें 35, और ये आपको स्टॉक एज ऑफ नाउ 13 के आसपास मिल रहा है, यानी कि ये देखा जाए अपनी इंडस्ट्री पे से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। जब आप इसको इसी के पेयर के साथ कंपेयर करेंगे तब भी आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास ही नज़र आएगा। और जीरो डेट कंपनी है, कैश हमने देख ही लिया था कि कैश इसके पास कितना है, तो एक अच्छी बात हो गई है। ऑल्दो इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सारा डेटा अभी, बहुत सारी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जो फंडामेंटल्स थे, वो स्ट्रॉन्ग है एज ऑफ नाउ, उनमें कोई वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने देखा। बाकी हाँ, जो अगर हम बात करें टेक्निकली इस शेयर में थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर देखने को मिला है, सिर्फ इसी में नहीं, सभी में, या फिर जो भी एज ऑफ नाउ आप होल्ड कर रहे होंगे उसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे चीज़ें सुधरेंगी या फिर चीज़ें रिलीज होती थोड़े या फिर ईजी आती है, ईजीनेस आती है मार्केट में, या फिर थोड़ा इकॉनमी में, या फिर चीज़ें थमती हैं, तब आपको इसमें भी अपमूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमने इसमें फंडामेंटल को समझने की कोशिश की, वहाँ पे कोई ऐसा वीकनेस या फिर इसके बिजनेस मॉडल में वीकनेस देखने को मिल रही है। अदरवाइज एपीआई तो ऑलरेडी डिमांड में हमेशा रहते ही हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की इस छोटे से वीडियो में। बाकी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो, वो आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।